प्लीज पेज नंबर बताइए। रजिस्टर में से आंसर ढूंढ रहा है इसका। पेज 24 था शायद, क्वेश्चन नंबर। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी कुछ हुआ अटेम्प्ट? कोई है पॉइंट्स डिस्कस करने वाले? ये आवाज़ ठीक है ऑनलाइन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किए? कंप्लीट हो गया सर? एनी प्रॉब्लम एनीवेयर? एक लोन था लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह शायद नहीं था, बल्कि शायद उसने कहा था इग्नोर कर दें इंटरेस्ट। कोई था इस तरह का? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कन्फ्यूजन? आगे चलें फिर, ज़रा ढूंढे। कल फिर हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कोर्स बहस कर रहे थे। समझ आ गया था? एक नज़र रिवाइज करना ज़रा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ ये देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है ऑनलाइन। जी वो भी मैंने डिस्कस करना। जी कोई भी अगर पेएबल या रिसीवेबल है तो उसे ईयर एंड पे ट्रांसलेट करेंगे। वो लोन रिसीवेबल हो, लोन पेएबल हो, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, गुड्स रिसीवेबल, गुड्स का रिसीवेबल, क्रेडिटर डेटर्स, कोई भी रिसीवेबल पेएबल अगर हो और ईयर एंड पे फॉरेन करेंसी में आ रहा है तो उसे आप ट्रांसलेट करेंगे बेस्ड ऑन क्लोजिंग रेट। ठीक है ना? आपको इस वक्त मॉनेटरी पता है वर्ड, ना मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी पता है? क्या हो गया है? जब मैं बताऊंगा तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ब्रेक आप, आपको कैसे पता चलेगा नॉन मॉनेटरी है मॉनेटरी है? ये क्या होता है मॉनेटरी? ये किसने कहा? ये किसने कहा? मैंने तो अभी पढ़ के आना है, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। प्लीज़ ऐसे ना करें मेरे भाई, कुछ करते हैं यार। ये था इसे क्वेश्चन नंबर 2 जो घर के लिए मैंने होमवर्क दिया था, इसमें कोई लोन पेएबल था ये रेंट पे? देख के बताइएगा जिन्होंने किया हो। जी बेटा काइंडली जो मसला है वो ज़रा बता दें यार। जिस जगह इशू है डिस्कस डिस्कस मैं कर लेता हूँ। मैं तो पिछले 5 मिनट से कह रहा हूँ मसला का मसला 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 मसला, अचानक मसला निकला है। हुक्म करें क्या मसला? जी पॉइंट बी पे आइएगा जी जरा, एक मिनट जरा, पेज नंबर 24। ये पॉइंट नंबर बी की जरा वर्किंग करवाइएगा जरा, ये क्वेश्चन नंबर 2 की। जिन जी 27 फरवरी, एक सेकंड जरा पढ़ के जरा मुझे, मैं पढ़ देता हूँ जरा, मुझे अपने एंट्रीज करवानी है जरा। लिखी हुई है ना कुछ लोगों ने? तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिएगा जरा। 27 फरवरी पे गुड्स सेल हुई है, कॉस्ट हैड अ कॉस्ट ऑफ $46,000 फॉर 476,000 ग्राम्स के करेंसी का नाम लिखा हुआ है, टू अ कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज क्या जी? द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड ऑन 25 मई। जी करवाएं जी, एंड डेट बताएं, किन डेट्स पे सोचा? जस्ट अ सेकंड, बस एक सेकंड, सॉरी। जी 27 फरवरी।
एक सेकंड ज़रा, एक सेकंड फ्रेंड। तो फर्स्ट लाइन में रहे, हमारे बिजनेस का नाम क्या है, हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी है? डॉलर, डॉलर बेस्ड कंपनी है, तो डॉलर्स में काउंटिंग होनी है। जी डबल एंट्री बनेगी रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेल प्राइस से एंट्री होगी या कॉस्ट प्राइस से? सेल प्राइस बताएं क्या है? 476,000 ग्राम्स हमारे लिए फॉरेन करेंसी है या लोकल करेंसी है? किस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है? नीचे जरा रेट ढूंढे, ग्राम वर्सेस डॉलर। 27 फरवरी, 7,000 सॉरी 7.000। जी वर्किंग करवाएं। जी ये डायरेक्ट कोड दिया हुआ था या इनडायरेक्ट कोड? डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट? कैसे पता चला? डॉलर बेस्ड कंपनी है और डॉलर को 1 रखा हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 1 करो। फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय लोकल करेंसी मीन्स डॉलर्स। आंसर 68,000 कौन सी करेंसी है? डॉलर्स। जी इसी लाइन में एक 46,000 भी दिया हुआ है। 46,000 क्या है? अब ये बेटा उसी तरह से कि अगर आपके पास डेफिनेटली सेल की एंट्री तो सेल प्राइस पे होनी है, लेकिन अगर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हो तो साथ एक कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड हो जाती है। इससे पिछले जो क्वेश्चन है वहाँ हम सेल्स तो रिकॉर्ड करते रहे, लेकिन कॉस्ट की क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए कौन सी एंट्री डिस्कस नहीं हुई? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड इन्वेंट्री या स्टॉक क्रेडिट, ये सुनी हुई एंट्री कभी? लेकिन ये एंट्री किस अमाउंट से होती है? तो कॉस्ट 46,000 थी और 68,000 सेल है, तो सेल की एंट्री के बाद क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसलिए फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री या स्टॉक क्रेडिट बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, होपफुली आपके जहन में होगा। पीरियोडिक परपेचुअल की बहस है, और CPR में अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो परपेचुअल के एंगल से वर्किंग करना है। ठीक है प्लीज़। तो अगर किस दिन किसके साथ क्या भी है तो क्या कर लें, अगर सेल वाले दिन सेल प्राइस के साथ साथ कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड कर लें। ठीक है प्लीज़। और ये डेफिनेटली 46,000 पहले ही डॉलर्स दिए हुए हैं जो हमारी लोकल करेंसी में अमाउंट है, तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एनी कन्फ्यूजन? जी समी ठीक है, कंप्लीट करवा दूँ। इसके बाद क्या करूँ? सेम ईयर एंड क्या था हमारा? 31 दिसंबर। तो इसका मतलब सेम ईयर में ही 25 फरवरी पे रिसीट भी हो जाएगी, सेटलमेंट 25 मई, सॉरी जी सारे पैसे रिसीव हो रहे हैं, प्रोसीड्स वर रिसीव। करवाएं वर्किंग। क्या एंट्री होती है जब पैसे रिसीव होते हैं? बैंक डेबिट एंड रिसीवेबल क्रेडिट। इसका भी ज़रा पहले प्रोसीजर फाइनल कर लें। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लूँ मैं? कितने आ गए हैं इस दिन, वो भी ठीक है, आपकी चॉइस है, लेकिन आ कितने गए हैं, आने कितने थे, कितने का रिसीवेबल कितने में रिसीव हुए। शायद मैं पहले ये लिख रहा होता हूँ कि पहले कितनी रिसीट हुई है या कितनी पेमेंट हुई है। तो इस दिन कितनी रिसीट हो रही होगी डॉलर्स में, कैसे करें वर्किंग? अब 25 मई डेट है, 476,000 डिवाइडेड बाय 6.7 इंटू $1 इज इक्वल टू, तो कितने डॉलर्स का रिसीवेबल कितने डॉलर्स में रिसीव हो रहा है? $68,000 ऐसे ही है का रिसीवेबल। अगर 70 ये सही है, 7105। तो गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? क्या कुछ एक्स्ट्रा डॉलर्स रिसीव हो गए? कितने? 3045 अप्रोक्सीमेटली, इग्नोरिंग एनी राउंडिंग ऑफ, तो फॉरेक्स गेन बन जाएगा। वाइट इज गेन। क्या ज्यादा रिसीव हो रहा है सर? कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हुआ है? जी एनी कन्फ्यूजन जी प्लीज? ठीक है समी। अब ट्रांसलेशन की कोई बहस नहीं होगी क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन भी और सेटलमेंट दोनों हो गई। एनी अदर कन्फ्यूजन? कर लिया ना सबने? चले डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड जरा देख लेते हैं, पेज नंबर 34 शायद आपके पास है।
जी क्या होता है डायरेक्ट कोट अपने वर्ड्स में? फॉरेन करेंसी बेस, आपने सही वर्ड बोला। इन अदर वर्ड्स फॉरेन करेंसी को बेस का मतलब फॉरेन करेंसी को अगर वन रखा जा रहा है और लोकल करेंसी को उस वन के एंगल से चेंज किया जा रहा है, तो ये है डायरेक्ट कोट। और वाइस वर्सा प्लीज। जी एनी कंफ्यूजन? चलिए फिर तीन डेफिनेशन जरा बस और इसमें फाइनल करनी है, बाकी चीज़ें तो अलहमदिल्ला कुछ हमने कर ली हैं। जी इसी तरतीब में जहाँ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट की कल एग्जांपल और इसके आंसर्स आ रहे थे, उसी के नीचे तीन टर्म्स ज़रा और ज़रा फाइनल कर लें ज़रा। टर्म्स एंड डेफिनेशंस यूज्ड इन IAS 21, वही सेम पेज है। ये IAS 21 डिफाइंस 3 टाइप्स ऑफ करेंसीज। अब इसके लिए भी करनी ज़रा पहले 5-6 मिनट मुझे ज़रा दीजिएगा, मैं ज़रा आपके सामने सारी डिस्कशन को समराइज़ कर दूंगा, उसके बाद फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो वो ज़रूर पूछिएगा। IAS 21 में तीन तरह की करेंसीज या तीन डिफरेंट नेम यूज होते हैं। ज़रा देख के ज़रा बोल दें क्या क्या लिखा हुआ है। एक है प्रेजेंटेशन करेंसी, एक है फंक्शनल करेंसी और एक है फॉरेन करेंसी। फंक्शनल करेंसी एक बार बार वर्ड आ रहा था, मैंने आपसे कहा था कि वक्ती तौर पे इसे क्या समझ लें, लेकिन आज इंशाल्लाह इसे अभी कंप्लीटली समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शनल करेंसी क्या है, और इसके साथ दो और करेंसीज और भी लिखी हुई हैं, प्रेजेंटेशन एंड फॉरेन करेंसी। बस पहले ज़रा एज इट इज़ एक डेफिनेशन लिखी हुई एक लाइन में, वो ज़रा मैं जस्ट पढ़ दूँ, फिर कुछ समझाता भी हूँ और साथ एक एग्जाम्पल भी करते हैं। प्रेजेंटेशन करेंसी के सामने पढ़े क्या लिखा हुआ है। द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी आर, जिस करेंसी में बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, ऊपर हम पाकिस्तान में बैठ के हमेशा रुपीज़ लिख रहे होते हैं, थाउजेंड्स मिलियंस वगैरह। तो जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होती हैं उस करेंसी को कहते हैं, प्लीज़ क्या कहते हैं? लेकिन बेटा क्या दुनिया में हर जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रुपीज़ में बनती होंगी? अगर आप अमेरिका में हैं तो डॉलर्स में बना रहे होंगे, अगर आप यूरोप में फॉर एग्जांपल जर्मनी में है यूरोज में बना रहे होंगे, यूके में है पाउंड्स में बना रहे होंगे, सऊदी अरब में है रियाल्स में बना रहे होंगे। तो प्रेजेंटेशन करेंसी अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकती है। कहते किसे हैं प्रेजेंटेशन करेंसी? उस करेंसी को जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। बहरहाल अभी इसमें और भी डेप्थ आएगी, मैं बताता हूँ, अभी सेकंड डेफिनेशन में चलें। फंक्शनल करेंसी वो कहता है सेकंड लाइन में, द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स, जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी को कहते हैं फंक्शनल करेंसी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन सी करेंसी है? रुपीस। अगर आप अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं तो उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फिर डॉलर करेंसी हो जाएगी। अगर आप सऊदी अरब में बिजनेस कर रहे हैं तो फिर प्लीज 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 प्लीज, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जिसमें बिजनेस हो रहा है जो करेंसी एप्लीकेबल होती है उसे फंक्शनल करेंसी कहते हैं। अब इनका लिंक आपस में क्या है वो मैं बताता हूँ, पहले एक थर्ड पढ़ लें जरा। फॉरेन करेंसी, फिर एक वर्ड लिखा हुआ है, फॉरेन करेंसी किसे कहते हैं? अ करेंसी अदर देन, जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप बिजनेस कर रहे हैं उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी फंक्शनल करेंसी है। और फंक्शनल करेंसी के अलावा अगर कोई भी करेंसी होगी तो उसे फिर फॉरेन करेंसी बोला जाता है। अब आइए जरा एक आसान सी एग्जांपल से जरा थोड़ा सा डेप्थ में भी चलते हैं। लेट्स सी एक बिजनेस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, एक बिजनेस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में ही उसकी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं। एक बिजनेस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और यही उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। आप जरा इन तीनों लाइंस को पढ़ के बताएं हमारी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? सर क्या होगी सर, प्लीज क्या होगी सर? फंक्शनल करेंसी पहले मैंने पूछा, हमारी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? रुपीज होगी। अब रुपीज के अलावा अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी और करेंसी में ट्रांजैक्शन हो जाए, मसलन ये एक पाकिस्तानी कंपनी तो पाकिस्तान से बाहर से किसी जगह से इंपोर्ट कर ले या एक्सपोर्ट कर ले, इंपोर्ट कर ले फॉर एग्जांपल यूरोप से, यूरोस फॉरेन करेंसी होगी।
एक्सपोर्ट कर ले फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में, दिरहम्स दिनार वगैरह फॉरेन करेंसी होगी। अगर फंक्शनल करेंसी रुपीज़ है तो इस रुपीज़ के अलावा अगर दुनिया की किसी भी करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन हो गई तो वो करेंसी कहलाएगी हमारे लिए फॉरेन करेंसी। अगर आप अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं, अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी फंक्शनल करेंसी डॉलर हो जाएगी। डॉलर्स के अलावा अगर किसी भी करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन हुई तो वो वहाँ बैठ के फॉरेन करेंसी कहलाएगी। फंक्शनल करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी प्लीज क्या कहलाती है? फॉरेन करेंसी। अब हम करते क्या हैं, जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो हमेशा हम फंक्शनल करेंसी के एंगल से बनाते हैं। जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम बिजनेस कर रहे होते हैं, हम उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी को बेस बना के अपनी डबल एंट्रीज जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और अगर हमारी कोई ट्रांजैक्शन उस फंक्शनल करेंसी के अलावा किसी और फॉरेन करेंसी में हुई है तो हम उस फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करके वर्किंग करते हैं। ये बात क्लियर है प्लीज? करेंगे या करते हैं? यही हम करते रहे हैं। हम हमेशा जनरल एंट्रीज किस करेंसी में करते रहे? फंक्शनल करेंसी, और उसे हम लोकल करेंसी कंसिडर करते रहे। और उस फंक्शनल करेंसी के अलावा अगर किसी भी और करेंसी में हमारी को ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, उसे पहले हम किस करेंसी में कन्वर्ट करेंगे? फंक्शनल करेंसी में, और अकॉर्डिंगली अपनी अकाउंटिंग करते रहेंगे। वापिस एक सेकंड के लिए पाकिस्तान में आ जाए। ये कंपनी पाकिस्तान में ही रजिस्टर्ड है और सपोज उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अंदर ही हैं, फंक्शनल करेंसी रुपीज़ हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई है तो वो फॉरेन करेंसी हो जाएगी, लेकिन उस फॉरेन करेंसी को भी हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करके ड्यूरिंग द ईयर अपना जर्नल बना लिया होगा। अगर हम पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो क्या फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी सारी ट्रांजैक्शंस फंक्शनल करेंसी रुपीज में कन्वर्ट हो गई होंगी? जो पाकिस्तान में ट्रांजैक्शंस हैं वो तो पहले रुपीज में आ रही होंगी, और अगर किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस हुई भी होंगी तो हमने उन्हें अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके अपना सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है प्लीज। अब लेट्स अज्यूम ये कंपनी जो मैंने एग्जांपल दी थी पाकिस्तान में अगर रजिस्टर्ड है और इसके सारे शेयर होल्डर्स भी पाकिस्तान में ही हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो जर्नल बना इससे लेजर्स बना लेंगे, लेजर से ट्रायल बना लेंगे, और उस ट्रायल से रुपीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे, और हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी भी रुपीज ही हो जाएगी। तो आम हालात में अगर हम देखें, पाकिस्तान रजिस्टर्ड कंपनी है, पाकिस्तान में ही बिजनेस है, रुपीज फंक्शनल करेंसी है, कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन भी रुपीज में कन्वर्ट होकर हमारी बुक्स बन जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाएंगे। और ईयर एंड पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, अगर हमारे सारे शेयर होल्डर पाकिस्तान में ही हैं, वो रुपीज़ में ही इंटरेस्टेड हैं कि हमने कितना कमाया, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रुपीज़ में ही अगर बना रहे हैं तो वही रुपीज़ हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी भी होगी। तो आम हालात में जो फंक्शनल करेंसी होती है वही प्रेजेंटेशन करेंसी भी होगी। एक सेकंड के लिए पहले इसी बात को किसी और फॉरेन कंट्री में ले जाएं जरा। लेट्स अज्यूम अमेरिका में आप हैं, वहीं कंपनी रजिस्टर्ड है, वहीं बिजनेस हो रहा है, तो फंक्शनल करेंसी कौन सी है? प्लीज यार कौन सी है यार? और अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ट्रांजैक्शन डॉलर्स के अलावा किसी करेंसी में हुई है तो आप उस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को फंक्शनल करेंसी डॉलर्स में कन्वर्ट कर देंगे। आपके पास साल के एंड पे सारा जर्नल किस करेंसी में आ गया होगा? डॉलर्स में। वहीं से आप लेजर्स ट्रायल वाला बैलेंस बना लेंगे। और अगर आपके शेयर होल्डर्स भी अमेरिका में हैं और वो डॉलर्स में इंटरेस्टेड हैं कि हमने क्या कमाया, क्या बचा, क्या नहीं बचा, तो आप उन्हीं डॉलर्स के ट्रायल बैलेंस को, उसी डॉलर्स के ट्रायल बैलेंस को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए यूज कर रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी भी डॉलर्स हो गई। यहाँ तक ओके प्लीज? अब आ जाए, लेकिन डेफिनेटली सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं। पहले वापस पाकिस्तान आ जाए। एक कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तो है, मींस यहाँ एससीसीपी में रजिस्टर्ड हुई है, शेयर होल्डर्स उसके पाकिस्तान में है, लेकिन सपोज उसका बिजनेस पाकिस्तान में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज पाकिस्तान में भी हैं, कुछ मिडिल ईस्ट में भी हैं, मिडिल ईस्ट में भी डिफरेंट मुल्कों में है। लेट्स अज्यूम सऊदी अरब में है जहाँ रियाल्स हैं, लेट्स अज्यूम यूएई में जहाँ दिरहम्स हैं। आप फुल कंसंट्रेट करना जरा, बताएं फंक्शनल करेंसी क्या है?
नहीं, अब बिजनेस का प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पाकिस्तान भी है, यूएई भी है, सऊदी अरब भी है। तो इनिशियली जब पाकिस्तान में अकाउंटेंट्स होंगे वो रुपीस को यूज करके सारी काउंटिंग करेंगे सर। सऊदी अरब में जो अकाउंटेंट्स होंगे वो रियाल्स को फंक्शनल करेंसी कंसिडर करके अपनी काउंटिंग कर रहे होंगे, और यूएई में दिरहम्स हैं, वहाँ दिरहम्स में जर्नल इनिशियली बन रहे होंगे। पाकिस्तानी अकाउंटेंट अगर है जो रुपीज़ का फंक्शनल करेंसी समझ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बैठा काम कर रहा है, अगर इसकी रुपीज़ के अलावा पाकिस्तानी बिजनेस की पाकिस्तान में जो सेटअप है कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हुई तो ये उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करके अपना जर्नल बना रहा होगा। सर प्लीज़, ठीक है सर। अगर सऊदी अरब में अकाउंटेंट बैठा है तो रियाल्स के अलावा अगर किसी करेंसी में ट्रांजेक्शन हुई तो वो उसे रियाल्स में कन्वर्ट करके अपना जर्नल पहले पूरा कर रहा होगा। सिमिलरली यूएई वाला अपने दिरहम्स में कन्वर्ट करके वर्किंग कर रहा होगा। तो क्या एक से ज्यादा फंक्शनल करेंसीज हो सकती हैं? सर जी हो सकती हैं सर। और फिर जो भी फंक्शनल करेंसी है जहां बैठ के भी आप हैं उसके अलावा कोई करेंसी भी अगर है तो फॉरेन करेंसी होगी इनिशियली ड्यूरिंग द ईयर। मसलन फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में ये जो बैठा है, जो मैंने 3 मुल्कों की एग्जांपल दी, जो पाकिस्तान में अकाउंटेंट है जो रुपीज में काउंटिंग कर रहा है, अगर यहाँ की कोई ट्रांजैक्शन किसी सऊदी अरब वाली कंपनी से हुई तो ये पहले क्या करेगा, रियाल्स को रुपीज में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर कोई सऊदी अरब में अकाउंटेंट बैठा हुआ है उसका अगर कोई पाकिस्तान के साथ इंटरेक्शन हुई, उसकी अगर पाकिस्तानी किसी बिजनेस से इंटरेक्शन हुई तो वो रुपीज को रियाल्स में कन्वर्ट कर, इट मींस पाकिस्तानी अकाउंटेंट अपने सारे जर्नल को रुपीज में, सऊदी अरब वाला रियाल्स में, और दुबई वाला यूएई दिरहम्स में पहले फाइनल कर लेगा। अब साल गुजर गया, 3 डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब सामने आएंगी, रुपीज वाली भी होंगी, रियाल्स वाली भी होंगी और दिरहम्स वाली भी। अब इन्हें इकट्ठा होना है, बिजनेस 3 जगह पे हुआ है, इन्हें सबको इकट्ठा करके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है। अब ये देखा जाएगा कि किस करेंसी में इन्हें इकट्ठा करें ताकि शेयर होल्डर्स को सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेट्स अज्यूम हमारे शेयर होल्डर्स पाकिस्तान में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं और यूएई में भी हैं। तो अब हम 3 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। पहले सबको इकट्ठा करेंगे रुपीज में, सारी ट्रांजैक्शंस को रुपीज में, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रुपीज में प्रेजेंट कर सकें। फिर अगर हमारे शेयर होल्डर्स किसी और जगह भी इंटरेस्टेड हैं, सऊदी अरब में भी हैं, यूएई में भी हैं, तो उन रुपीज वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिरहम्स में भी और रियाल्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देयर मे बी मोर देन फंक्शनल करेंसीज एज वेल एज प्रेजेंटेशन करेंसीज, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके शेयर होल्डर्स कहाँ हैं जिनको आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक सेकंड इससे पहले कि आप परेशान हो कि हमें क्या क्या करना है, हमारे जो सिलेबस में IAS 21 पूरा आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस यही है कि फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कैसे कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो हमने सीख लिया है। लेकिन अगर किसी फॉर एग्जांपल डॉलर्स में आपका ट्रायल बैलेंस बनाओ और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पाउंड्स में प्रेजेंट करना चाहें, क्योंकि आपके शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल ज़्यादा यूके में है, ट्रायल बैलेंस किस करेंसी में, डॉलर्स में, प्रेजेंटेशन करेंसी आपके शेयर होल्डर्स की वजह से सपोज पाउंड्स है, तो ये जो आपकी जो ट्रायल बैलेंस का जो ट्रांसलेट किया जाएगा पाउंड्स में, ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये फाइनल में जाके आप सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन करेंसी और फंक्शनल करेंसी में क्या डिफरेंस हो। क्या बोला मैंने? तो फिर वो फंक्शनल करेंसी को प्रेजेंटेशन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अभी हमने नहीं सीखा। किसी को पता हमने बस क्या सीखा? हमने पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में क्या सीखा? हमने फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना सीखा है। लेकिन अगर वो फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी में डिफरेंस आ जाए तो उसकी कैसे काउंटिंग होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन करेंसी मीन्स, अब जरा कुछ फाइनल करने की कोशिश करें। प्रेजेंटेशन करेंसी मीन्स जिस कंपनी में जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। फंक्शनल करेंसी मीन्स जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप बिजनेस कर रहे हैं उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो करेंसी है वो फंक्शनल करेंसी है। उस करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी कर है तो वो इनिशियली फॉरेन करेंसी कहलाएगी। हमारी सारी अकाउंटिंग
ड्यूरिंग द ईयर किस करेंसी में होती है? फंक्शनल करेंसी में। अगर कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी तो उसे हम फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। और क्या ये पॉसिबल है कि फाइनली जब आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ जाएं तो वो फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी डिफरेंट हो? अगर डिफरेंट नहीं है तो फंक्शनल करेंसी में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रही हैं तो वही रुपीज़, वही डॉलर्स वगैरह प्रेजेंटेशन करेंसी होंगे। लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि सपोज रुपीज़ में आपकी बुक्स हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रुपीज़ में भी सपोज बनाएं, और आपके शेयर होल्डर्स कुछ ऐसे भी हैं जो ज़रा इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें डॉलर्स में भी अगर पता चले, तो एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करेंसीज भी पॉसिबल हो सकती हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? आम हालात में वैसे क्या होता है कि जो फंक्शनल करेंसी है वही प्रेजेंटेशन करेंसी भी होती है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दुनिया के बहुत से मुल्कों में अगर बिजनेस हो रहा है तो इनिशियली फंक्शनल करेंसीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बाद में उन्हें कंबाइन करने के लिए फिर एक और प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इससे पहले कि आप कोई क्वेश्चन पूछें, हो सकता है क्वेश्चन हो, ज़रा एक एग्जाम्पल मेरे साथ और कर लें, फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इनिशियली कुछ वैसे आइडिया हो गया जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पढ़ें जी, एक एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है जी, मदीना लिमिटेड इज अ, अब कंसंट्रेट करना है, तकरीबन सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इज अ यूके रजिस्टर्ड माइनिंग कंपनी whose shares are traded on London Stock Exchange. जी कहाँ रजिस्टर्ड है ये कंपनी? सर प्लीज सर, और इसके शेयर्स कहाँ ट्रेड हो रहे हैं? इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस इन गोल्ड एंड डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। तो पहले तो यही फैसला करें ये क्या हुआ है? एक माइनिंग कंपनी है, रजिस्टर्ड यूके में है, लेकिन माइनिंग ऑपरेशन साउथ अफ्रीका में हो रहा है। कोल माइंस, डायमंड माइंस, बल्कि सॉरी कोल नहीं, गोल्ड एंड डायमंड माइंस। जी आप बताएंगे प्रेजेंटेशन करेंसी, जो भी समझ आता है जरा ट्राई करें। प्रेजेंटेशन करेंसी होती क्या है वैसे? तब ये जरा लाइंस दो पढ़ी हमने, बताएं आपके ख्याल में इस कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस करेंसी में प्रेजेंट करनी चाहिए? पाउंड्स में। इसके शेयर होल्डर्स यूके में होंगे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। लेकिन डेफिनेटली अगर इसके शेयर होल्डर्स कहीं उसके बाहर भी हैं तो वो भी हो सकती है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमें नजर आई है मोस्ट प्रोबेबली इसकी प्रेजेंटेशन करेंसी पाउंड्स होनी चाहिए। ठीक है सर? सेकंड लाइन, फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी वो अभी रहने दे, किस मुल्क वाली होनी चाहिए? साउथ अफ्रीका वाली। क्यों? जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये बिजनेस कर रही है कंपनी वो यूके नहीं है, वो साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीकन करेंसी इसकी फंक्शनल करेंसी होनी चाहिए। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड सारे डबल एंट्री करते हुए सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड साउथ अफ्रीकन करेंसी में होने चाहिए। और इसका मतलब यह है कि उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का फिर साल के एंड में हमें पाउंड्स और प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ रहा होगा। एक थर्ड पॉइंट और है, उसके बाद फिर आपका अगर कोई क्वेश्चन आ जाए। मदीना लिमिटेड सपोज बॉट स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट फ्रॉम यूएस इनवाइस्ड इन यूएस डॉलर्स। जी बताएं जी, इस मदीना लिमिटेड के लिए अब ये यूएस डॉलर क्या चीज है? फंक्शनल करेंसी किस मुल्क वाली है? साउथ अफ्रीका। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये मदीना लिमिटेड ये जो इक्विपमेंट है ये यूके से खरीदती तो पाउंड्स भी इनिशियली क्या होते हैं? फॉरेन करेंसी होते हैं। साउथ अफ्रीकन करेंसी के अलावा, फंक्शनल करेंसी के अलावा ड्यूरिंग द ईयर किसी भी और करेंसी में अगर ट्रांजैक्शन हुई है वो फॉरेन करेंसी ही होनी थी। हालांकि ये लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसकी प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीकन करेंसी के अलावा डॉलर, पाउंड जो भी होते वो ड्यूरिंग द ईयर इनिशियली फॉरेन करेंसी होनी थी, और उस फॉरेन करेंसी को फिर साउथ अफ्रीकन करेंसी में ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट होना है। सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स साउथ अफ्रीकन करेंसी में इनिशियली होने, एंड में फिर डिसाइड किया जाता है कि अब इस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बेस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें किस करेंसी में प्रेजेंट करना है। ठीक है? प्लीज काइंडली प्लीज एक बार रिपीट कर दें, प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी होगी? नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल यूके पाउंड, फंक्शनल करेंसी
साउथ अफ्रीकन करेंसी, उसका नाम भी नीचे आ जाएगा, वो जो भी है, ये शायद कोई रैंड शायद, पता नहीं, नीचे आ जाएगा। और ये जो डॉलर्स फिलहाल है, डॉलर्स हो पाउंड्स हैं, उसमें अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो फिलहाल वो फॉरेन करेंसी कहलाएगी। अब इसका नीचे आंसर लिखा हुआ है, ये जरा इंडिविजुअली पढ़ेंगे जरा। और साउथ अफ्रीकन करेंसी के लिए कोई रैंड शायद लिखा होगा नीचे, जरा एक नज़र खुद से जरा आंसर पढ़े तीनों का। हमारी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फंक्शनल करेंसी से बनेगी। जी, प्रेजेंटेशन करेंसी उस करेंसी को कहते हैं जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो वो फंक्शनल करेंसी भी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी कोई करेंसी हो सकती है। एक से ज़्यादा करेंसीज में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नॉर्मल हालात में शायद फंक्शनल करेंसी ही प्रेजेंटेशन करेंसी भी होती है, लेकिन एक्सेप्शंस में भी पॉसिबल। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। किस करेंसी को किस करेंसी में कन्वर्ट करना, क्या हो सकता है कि फंक्शनल करेंसी ही प्रेजेंटेशन करेंसी हो। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी करेंसी में बननी है जिस करेंसी में आपने अपने जर्नल लेजर वगैरह बनाए हैं, तो ये प्रेजेंटेशन करेंसी सेम भी हो सकती है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकती है। जी, आई होप के बहरहाल ये वर्ड समझ आ गया। बहरहाल मेक द थिंग सिंपल। अगर कभी इनिशियली सिंपल डिस्कशन हो रही हो तो फंक्शनल करेंसी मीन सिंपली लोकल करेंसी, वैसे वर्ड यूज किया जा सकता है, लेकिन लोकल करेंसी का मतलब उस जगह की करेंसी जहां आप रजिस्टर्ड है, ये बात नहीं हो रही, उस जगह की करेंसी जहां आपका बिजनेस हो रहा है। ठीक है जी। एनी अदर कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज एनी क्वेश्चन। जी फुरकान साहब, अच्छा बेटा, इस ये जो अभी टॉपिक है इसका एक पेज 35 अभी आपके पास है भी नहीं। वो डेफिनेटली 36, सॉरी, इस वक्त कौन सा पेज है आपके पास? नहीं, इस वक्त आपके पास पेज, चलिए इस चैप्टर के एंड में ना एक पेज अभी रहता है, जब मैंने आपको खुद पढ़ाना है, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। अब ये चीज़ें समझने के लिए थोड़ा सा आपको और बड़ा होना है, तो इंशाल्लाह जब वो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं खुद ये डिस्कस करूँगा। तो आज आपने करना भी ये है कि जितना हमने ये चैप्टर पढ़ा है, वैसे तो मैंने शायद कल भी कहा था कि थोड़ा सा रिवाइज करें, कहा था, पहले नहीं कहा तो बेस्ट हो गया। तो आज इंशाल्लाह आप टाइम निकालेंगे, ये जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है, थोड़ी सी एग्जांपल्स वगैरह किए हैं, तो आज इसको ज़रा रिवाइज कर लें। तो एक आध दिन के बाद मेरा ख्याल है एक टेस्ट वगैरह भी रख लेते हैं इसका, और साथ ज़रा लीज़ को भी, लीज़ वर्ड सुना है कभी आपने मेरे से? उसका भी ज़रा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ज़रा पिछला भी रिवाइज हो जाए। तो ये बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, और आई होप कि बहुत टफ भी नहीं है, तो मैंने ज़रा चाहे इनिशियली इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, इन्होंने क्योंकि मिक्स होना है हमारे बाकी टॉपिक्स के साथ, तो फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम पिछली चीज़ें भी दोबारा अपने सामने लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम छोटी सी एक और डिस्कशन ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। आज आपके लिए होमवर्क क्या है प्लीज़? ये काइंडली बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, होपफुली पिछले 3-4 दिनों में जो हमने पढ़ा है इसको काइंडली ज़रा रिवाइज कर लें, और इसकी बेस पे फिर आज क्या दिन है वैसे? थर्सडे। चलिए फिर कल डिसाइड करते हैं कि कोई टेस्ट भी शायद फिर रख लेते हैं, जिसमें दोनों टॉपिक्स भी अगर मिक्स हो जाए तो अच्छा है। फिर मैं क्वेश्चंस भी बता दूंगा जिनको आप रिवाइज करके एक टेस्ट भी दीजिएगा। होना चाहिए वैसे टेस्ट, चलिए थैंक यू। चलिए, ये मीनवाइल आपके साथ एक उपाय और, ये बुक सब आ गई कि नहीं? चलिए, बुक शायद इंशाल्लाह एक आध दिन में सब अवेलेबल हो जाएंगी, तो मीनवाइल ज़रा ये कुछ पेजेस ज़रा अपने पास और रखें ज़रा, ये पता करें वैसे अब कब आनी है बुक्स। मुझे तो उन्होंने कहा था कल शाम तक आ जाएंगे। बाकी सिर्फ बेटा रिक्वायर्ड यही होता है, मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा कहा था, ये जो CPR का जो सब्जेक्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे। मसला सिर्फ तभी बनता है जब चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो कोशिश करें कि रोज़ का काम रोज़ कंप्लीट हो जाए,
ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ख़ास तौर पे, क्योंकि एक बेस बन रही है आपकी, पहले आपने पीआरसी में पढ़ी, फिर एफएआर में पढ़ ली है, वहीं से आगे चीज़ें चल रही हैं, तो समझना इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि सिलेबस में डेप्थ ज़रा ज़्यादा होती है, तो साथ साथ चीज़ों को बस कवर करेंगे। और जो जो चीज़ें होती जा रही हैं इनका क्योंकि आगे भी लिंक है, और तो पिछली चीज़ें अगर जहन में हो तभी अगली चीज़ें सही समझ आती हैं। जी सब कुछ ही बड़ा आता है, हम कुछ नहीं कह सकते क्या आएगा, हमें अपने आप को हर एंगल से प्रिपेयर करना है विदाउट एनी टेंशन। पेपर में क्या क्या आ सकता है ये काम एग्जामिनर का। रजिस्टर का एक नया पेज ज़रा निकालिएगा, ये पेजेस जो मिले इनको थोड़ी देर साइड पर रखना, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताता हूँ। इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी ज़रा शेयर कर दूँ। जी आपके पास ये पीडीएफ में भी शेयर कर देता हूँ मैं, लेकिन फिलहाल रजिस्टर का एक नया पेज है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी, एक हेडिंग लिखें जी IAS 12। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी हैं जी? अभी तक हमने कौन से दो स्टैंडर्ड्स को कुछ थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है सर? IFRS 16 था एक लीज का, लेकिन उसमें बस लेसी की बात ही हो सकी। इससे पहले कौन सा पढ़ा? IAS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस का। अब एक IAS 12 हम स्टार्ट करने लगे हैं, इनकम टैक्सेस से रिलेटेड है। थोड़ा सा मेरे साथ नोट कर लीजिएगा इनिशियली क्या बात होने लगी है ज़रा। जी आपका एक सब्जेक्ट भी है, क्या नाम है जी उस टैक्स का सब्जेक्ट? टैक्सेशन का एक सब्जेक्ट भी है। मेरा ख्याल है कि सब लोगों ने या तो पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे। कोई आप में से ऐसा जिसने अभी तक ना तो वो पढ़ा है और ना ही वो इस वक्त पढ़ रहा है? टैक्स का सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। पढ़ रहे नहीं, या पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं? जिन्होंने ना पढ़ा है और ना अभी साथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब माशाल्लाह सारे टैक्सेशन एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो हमने बेटा टैक्स नहीं पढ़ना है, हमने उस टैक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है। मसलन अगर कोई किसी कंपनी ने टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया है तो उसकी काउंटिंग कैसे होनी है। तो हमारा फोकस ये होना है इस टॉपिक में कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होने के बाद उसकी काउंटिंग कैसे होनी है। तो मैंने जस्ट इसलिए थोड़ा सा पूछा कि आपने टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ा हो या नहीं। डेफिनेटली जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना मैंने भी बताना तो है ही आपको। पूछा मैंने इसलिए है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो यकीनन थोड़ी सी आसानी रहेगी। मसलन अगर मैं कभी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वर्ड बोलूँ, सर कोई और टैक्स तो नहीं पढ़ा हुआ, टैक्स डेप्रिसिएशन वर्ड बोलूँ तो शायद हम एक दूसरे को ज़रा इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वैसे ज़्यादा बेहतर यही होता है कि पहले ना पढ़ा हो। नहीं वो ये हो रहा है, ये भूल गए हैं। तो यकीनन जब मैं डिस्कशन करूँगा तो आपके जहन में अगर कोई पुरानी चीज़ है तो उसे ज़रूर आपस में रिकनसाइल कर लीजिएगा, और अगर कोई जहन में क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर खुदा ना खासा टैक्स ना जहन में आए तो फिर जो मैं कह रहा हूँ तो प्लीज़ मान लीजिएगा। ये ना हो कि वो जहन में आ नहीं रहा और ये क्या है। तो जितना ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं रिवाइज से करवा दूंगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ होपफुली हेल्प हो सकती है। कभी टैक्सेबल प्रॉफिट वर्ड सुना, अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्ड सुना है सर? लेकिन एक चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़नी है और आपने पहले नहीं पढ़ी वो मैं ज़रा बता देता हूँ। आपने जितना टैक्स पढ़ा हुआ है उसमें या तो आपने एक इंडिविजुअल के एंगल से पढ़ा हुआ है या फिर AOP के एंगल से पढ़ा हुआ है। कंपनी का आपको पता है तो है कि कंपनी की भी टैक्सेशन होती है, शायद रेट वगैरह भी पता हो, लेकिन कंपनी की टैक्सेशन को आपने नहीं पढ़ा हुआ। तो हमारा लेकिन सारा फोकस ये है कि कंपनी के एंगल से अगर टैक्स की वर्किंग हो तो कंपनी उसे कैसे रिकॉर्ड करेगी। तो वो इंशाल्लाह इशू नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि आप स्लैब रेट्स यूज़ करते रहें। इंडिविजुअल AOP पे स्लैब रेट्स होते हैं, लेकिन हमने क्योंकि कंपनी की बहस करनी है तो यहाँ कोई स्लैब रेट्स नहीं होंगे, एक फिक्स रेट होगा। अब शायद 29% कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो भी इशू नहीं है, हमें एग्जामिनर रेट बताएगा। तो वो जो भी रेट होगा, तो क्योंकि हमारी कंपनी की काउंटिंग है तो स्लैब रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहस में नहीं आएंगे। आए ज़रा बस इस बैकग्राउंड के बाद जो हमने पढ़ना है उसकी तरफ चलते हैं। ज़रा इस IAS 12 में 3 तरह के टैक्स आएंगे। तो पहले ज़रा कुछ इनिशियली ज़रा एक आइडिया लेने के लिए ज़रा चीज़ें थोड़ी थोड़ी नोट कर लें ज़रा।
3 तरह के टैक्सेस हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज करंट टैक्स, नंबर 2 इज डेफर्ड टैक्स। अब ये क्या होता है, ये इंशाल्लाह इससे सब बहस करनी है हमने। और फिर एक थर्ड टाइप ऑफ टैक्स भी होता है, प्रायर पीरियड टैक्स। जी जरा नाम बोल देंगे क्या क्या है? करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, प्रायर पीरियड टैक्स। ये 3 लिखने के बाद इसके नीचे एक हेडिंग लिखना है, करंट टैक्स। हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे करंट टैक्स से। जी करंट टैक्स कहते हैं उस अमाउंट को, अमाउंट ऑफ टैक्स लिख लें जरा थोड़ा बहुत, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ द पीरियड। टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ द पीरियड पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है, हम उस टैक्स को एज एन अकाउंटेंट क्या कहते हैं? प्लीज क्या कहते हैं सर? ये करंट टैक्स किस पे होता है? टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ द पीरियड। अब यहां हमें 2 टर्म्स को जरा डिस्टिंग्विश करना है। एक टर्म होती है अकाउंटिंग प्रॉफिट, और फिर उसके अगेंस्ट एक टर्म यूज होगी बार बार, टैक्सेबल प्रॉफिट। अब इनको जरा लिखने से पहले 1 मिनट जरा बात सुन लेना। करंट टैक्स उस टैक्स को कहते हैं, उस टैक्स की अमाउंट को कहते हैं जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट होता है। अब टैक्सेबल प्रॉफिट को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि एक टर्म है अकाउंटिंग प्रॉफिट और उसके अगेंस्ट दूसरी टर्म है टैक्सेबल प्रॉफिट। तो इससे पहले कि आप लिखें मैं जरा थोड़ा थोड़ा सा हम समझा दूंगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट विदाउट प्रॉफिट को कहते हैं प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड on the basis of requirements of IFRS। अपने जहन में एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जरा सर, प्लीज सर। कहाँ से शुरू हो रही है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ये जो वगैरह 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 अभी डिस्कस करता हूँ मैं। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम बनाते हैं, इसमें हम हर हेड के अगेंस्ट, हर हेड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं या टैक्स वाला ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हमने अपने जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रखा होता है। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम है तो हमने IAS 16 को फॉलो किया होगा। IAS 16 में कॉस्ट मॉडल भी अलाउड है और रिवैल्यूएशन मॉडल भी अलाउड है। तो अगर हमने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया होगा तो उसके मुताबिक जो डेप्रिसिएशन बनती होगी हमने वो रिकॉर्ड की होगी प्रॉफिट लॉस में, एक्सपेंसेस में। अगर फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन मॉडल है तो जो रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है हमने उस एंगल से अपनी डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया होगा। ऐसे ही है सर? यस सर। IAS 23 जरा जहन में आए, बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट। अगर हमारी बोरिंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड होगी सर 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 तो हमने उसे कैपिटलाइज किया होगा। लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं होगी तो हमने एक्सपेंस आउट फाइनेंशियल चार्जेस में किया होगा। IAS 36 जहन में लाएं, अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ होगा तो हमने उसको भी कंसिडर किया होगा अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जहन में लाएं, यस सर। अगर हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर किया होगा तो फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की होगी। हाँ, फेयर वैल्यू गेन अगर होगा तो अदर इनकम में आ रहा होगा, लॉस होगा तो एक्सपेंसेस में आ रहा होगा, एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स, हमने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बेस बनाया होगा। यस सर। और अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बेस बना के अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम इफ एनी,
सेलिंग एक्सपेंसेस, कोई नई बात तो नहीं कर रहा, एडमिन एक्सपेंसेस, आगे कोई हेडिंग बताए ना करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मेरे ख्याल पुराना वर्ड नहीं हो गया, अब सेलिंग एडमिन मेरे ख्याल लिखते होंगे आप। ऑपरेटिंग कहना तो शायद इन्हीं दोनों को, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेन एक और फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंस कॉस्ट, इसमें बताएं एक दो चीज़ें कौन सी आती हैं। इंटरेस्ट, बैंक लोन्स का इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस हैं, ज़रा लीज जहन में लाएं। लीज सर, लीज सर, सर लीज वही सर वही लीज रेंटल्स का इंटरेस्ट अगर है होगा सर फाइनेंशियल चार्जेस में। अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। यहां तक अगर सॉल्व किया जाए और टैक्स इन्वॉल्व नहीं है फिर तो ये नेट प्रॉफिट, लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो इस प्रॉफिट को कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या ये प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमने ऊपर वाली सारी फिगर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला ट्रीटमेंट किया होगा? तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है ये अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है इन IAS 12। वो कौन सा प्रॉफिट है जिसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहेंगे IAS 12 के एंगल से? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है इट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ दिस IAS 12। अकाउंटिंग प्रॉफिट होता कौन सा प्रॉफिट है, प्लीज बोर्ड से देख के जरा बताएं कौन सा होता है सर, कौन सा होता है? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में किस प्रॉफिट को अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके लिए जरा PBT लिखा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। यहां तक लिखना जरा अकाउंटिंग प्रॉफिट पर। और अगर ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप थोड़ी सी बनाना चाहें तो जरूर बनाएं, फिर मैं टैक्सेबल प्रॉफिट बाद में लिखता। मैं कभी आपसे अगर कहूं अकाउंटिंग प्रॉफिट बता दें तो आप क्या ढूंढ रहे होंगे? ग्रॉस प्रॉफिट? आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में रखेंगे और फिर मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढ के बता रहे हो। बस आप पढ़ाई के हवाले से सीरियस हो ही जाएं, बल्कि आई हो कि पहले भी आप सीरियस ही थे, लेकिन आज से ऑनवर्ड्स फिर अब गेम सीरियसली ऑन हो रही है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, एनी कंफ्यूजन? जी PBT समझ गए क्या है? क्या लिखा है मैंने? जी लिख रहे हैं या लिख रहे हैं? जी टैक्सेबल प्रॉफिट की चले एक डेफिनेशन लिखना है उसी तरह जिस तरह ये अकाउंटिंग प्रॉफिट की बनाई थी। प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड on the basis of requirements of income tax ordinance। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोबारा जहन में रखें, अगर एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके जहन में है तो ये प्रॉफिट तो कहलाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बजाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जहन में रख के आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसा प्रॉफिट फिर कहलाता है टैक्सेबल प्रॉफिट।
कोई सेंटेंस मेरा रिपीट करेगा जो मैंने दो बोलने की कोशिश की? अगर 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 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जहन में रखा हुआ आपने, तो जब प्रॉफिट निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज, और वाइस वर्सा जरा बनाए सेंटेंस। अब जो बेटा गवर्नमेंट है उसने जो टैक्स लेना है, गवर्नमेंट ने टैक्स लेने के लिए अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। हमने हमेशा काउंटिंग करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे, लेकिन करंट टैक्स ने कैलकुलेट होना है टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे। हमने हमेशा काउंटिंग कैसे करनी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे, लेकिन जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है वो टैक्स कैलकुलेट होना है टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे। अब अगर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई डिफरेंस ना हो, अगर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स में कोई डिफरेंस ना हो, फिर तो हमें कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट होगा और उससे रेट लग जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत से डिफरेंस हैं, अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ और हैं और टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ डिफरेंट हैं, इसलिए फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट सेम नहीं आता है। देयरफॉर अकाउंटिंग प्रॉफिट को फिर टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर करंट टैक्स की वर्किंग होती है। इंशाल्लाह डिफरेंसेस की मैं बात करूंगा। किसके डिफरेंसेस बता रहा हूँ प्लीज? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अगर कोई डिफरेंस ना हो तो क्या ही क्या होगा, लेकिन क्योंकि डिफरेंसेस हैं इसलिए क्या किसके बराबर नहीं होगा। और अगर हम करंट टैक्स निकालना चाहते हैं फिर हमें टैक्सेबल प्रॉफिट्स फाइंड आउट करना चाहेंगे। डिफरेंसेस की बात इंशाल्लाह मैं डिटेल में करता हूँ। जस्ट एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस आइए 16 से बनाएं। हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल से भी आ सकती है, रिवैल्यूएशन मॉडल में, और कॉस्ट मॉडल में हम यूजफुल लाइफ का बेस बनाते हैं, मेथड स्ट्रेट लाइंस भी होते हैं, रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह दूसरे भी हो सकते हैं। लेकिन एक सेकंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहन में लाएं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सिर्फ एक नंबर 1 तो सिर्फ रेट्स हैं, वहाँ लाइफ की कोई बहस नहीं है। हर एसेट का एक रेट डिफाइन है, फिर वहाँ शायद WDV से रेट लगता है, रिड्यूसिंग टाइप ही है, डिस्पोजल के लिए भी पॉलिसी फुल ईयर है, वगैरह 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 है। वहाँ कोई रिवैल्यूएशन मॉडल वर्ड ही कभी नहीं सुना है, ना वहाँ इम्पेयरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग में रिवैल्यूएशन भी मुमकिन है, इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो डेप्रिसिएशन जो एज पर IAS 16 आप अकाउंटिंग के एंगल से कैलकुलेट करेंगे, मींस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वो डिफरेंट हो जाती है टैक्स डेप्रिसिएशन से। बाकी और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जस्ट अगर फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का डिफरेंस हो तो हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कौन सी डेप्रिसिएशन हमने लेस की होगी, लेकिन वो हमें टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे, हमें टैक्स वाले टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। तो हमें फिर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं ताकि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि टैक्स हमें गवर्नमेंट को जो देना है वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे होता है। तो तरीका फिर ये होता है, हेडिंग एक बना लें, वर्किंग ऑफ करंट टैक्स। जी बेटा वो ठीक कह रहे हैं, बस मैं वही चीज़ें कुछ इनिशियली याद करवाना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वही है, बाकी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। जी हेडिंग बन जाएगी वर्किंग ऑफ करंट टैक्स, बस हेडिंग लिख के जरा रुकिएगा। होता बेटा ये है कि जब आप पीरियड के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होंगे और आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, क्या बना रहे होंगे और क्या कैलकुलेट हो जाएगा? प्लीज यार प्लीज, क्या बना रहे होंगे यार? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप बना रहे होंगे और सपोज 5 लाख आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि जरा करंट टैक्स की अमाउंट भी आ जाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा तो फिर हम एक वर्किंग में चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर नहीं,
एक वर्किंग में हम आ गए हैं और हमने वहाँ हेडिंग क्या लिख ली, वर्किंग ऑफ करंट टैक्स। इस वर्किंग का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या हुआ करेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट विच मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इट मीन्स अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे और अकाउंटिंग प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर अपनी करंट टैक्स की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। मैंने एक फिगर वैसे ही अज्यूम कर ली है जरा कि सपोज अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 लाख आ गया, ठीक है। यहां तक ये कहां से फिगर कहां आई है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से फिगर मैंने वर्किंग में लिख ली है। क्या अब इस 5 लाख में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ हो गया होगा, और लेट्स अज्यूम सिर्फ डेप्रिसिएशन ही का डिफरेंस है। कौन सी डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी लेस की होगी, लेकिन टैक्स वाले हमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। वो कौन सी करेंगे, सपोज अब मैं फिगर्स अज्यूम कर रहा हूं, लेट्स अज्यूम 1 लाख अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी और टैक्स डेप्रिसिएशन सपोज 1,20,000 बनी। 1 लाख की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या हमने पहले लेस की होगी, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए एड बैक कर देंगे और उसकी जगह टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर लेंगे। 1 लाख की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को प्लीज ऐड बैक क्यों करेंगे, पहले लेस है और टैक्स वाले हमें वो एक्सपेंस अलाउ नहीं कर रहे तो हम ऐड बैक करके कैंसिल कर देंगे और उसकी जगह टैक्स डेप्रिसिएशन को जो अलाउड है लेस करके, जरा फिगर सॉल्व कीजिएगा प्लीज, कर दें यार, कैलकुलेटर पे कर दें यार, जबानी नहीं सही हो रहा है यार, प्लीज यार। 480 था 380, बिलाल यार खुदा का नाम ले, कैलकुलेटर अलाउड है यार। ये अगर BIA वाले स्टूडेंट से काम करेंगे तो 20,000 का फर्क है और 380 हो गए। बिलाल दुनिया बदल गई है यार, 4,80,000 बनता है यार, प्लीज 4,80,000 बनता है सर। इसका नाम बताएं क्या है ये, क्या सिग्नल प्रॉब्लम चल रहा है सर, प्लीज 480 का नाम सर। डेफिनेटली अगर और की भी कोई एडजस्टमेंट्स होंगी वो भी एडलेस होंगी, लेकिन लेट्स सी अगर यही एडजस्टमेंट्स हैं तो 480,000 विल बी कॉल्ड एज, प्लीज कॉल्ड एज टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट की वर्किंग, करंट टैक्स की वर्किंग, टैक्सेबल प्रॉफिट की वर्किंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होती है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, कहीं भी नहीं होती है, ये वर्किंग में जाके हो रही है। व्हाट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्किंग, कि करंट टैक्स आ जाए और करंट टैक्स किस पे कैलकुलेट होना है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स जब आ जाएंगे तो नेक्स्ट आप क्या किया करेंगे, आप क्वेश्चन में से टैक्स रेट ढूंढा करेंगे और टैक्स रेट आपने कंपनी के एंगल से ढूंढने हैं, विच मीन्स कोई स्लैब रेट्स नहीं होंगे। तो टैक्स रेट लेट्स अज्यूम 30% है सपोज, ये क्वेश्चन में गिवन होगा 29 वगैरह है, हम आपने अज्यूम नहीं करना वो 29 कहेगा, 29 है, 32 भी शायद किस जमाने में था, जो रेट टैक्स हमारे क्वेश्चन में होगा लेट्स अज्यूम 30%, रफी सीधी आ जाएंगे 144। तो इस फिगर का नाम क्या हो जाएगा, 144,444। ये आपने जो फिगर है निकाली कैसे है, टैक्सेबल प्रॉफिट को रेट मल्टीप्लाई करके फिगर निकाल रहे हैं, किसको क्या लगा के मल्टीप्लाई करके, अगर आप टैक्सेबल प्रॉफिट को रेट लगा के फिगर निकाल रहे हैं तो दिस फिगर इज कॉल्ड एज करंट टैक्स। ये वर्किंग लिख लग रहा है, मैंने बहरहाल अज्यूम किया कि सिर्फ डेप्रिसिएशन ही का डिफरेंस है, डेफिनेटली अगर और डिफरेंसेस होंगे तो उसको भी कंसिडर करके वर्किंग करेंगे। एनी कंफ्यूजन, नोट करके जरा बताइए। अकाउंटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसे कहते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ है उसे अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कौन सा प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे कैलकुलेट होता है, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफरेंसेस हैं
तो फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट भी टैक्सेबल प्रॉफिट के बराबर नहीं होगा, हमें वर्किंग करनी पड़ेगी ताकि हम टैक्सेबल प्रॉफिट और उसकी बेस पे करंट टैक्स कैलकुलेट कर सकें। एनी कन्फ्यूजन है? देन बेटा जब ये करंट टैक्स आ जाता है तो अब जरा इसकी अकाउंटिंग की तरफ आए जरा। क्या ये कंपनी का एक्सपेंस है? फिर करंट टैक्स कंपनी का एक्सपेंस होगा, तो अब इसे फिर हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो इसकी क्या डबल एंट्री बनेगी? टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। लेकिन अब बात मेरे से बता पूरी सुन ले, टैक्स एक्सपेंस का मतलब करंट टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट। लेकिन बेटा थोड़ा सा और जरा, अगर टैक्स जिन हजरात ने पढ़ा हुआ है, ये ईयर एंड पे ही पे नहीं हो जाता, इसे पे करने के लिए सितंबर और दिसंबर वगैरह और फिर डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट डेट्स वगैरह हो सकती हैं। तो इनिशियली ये एंट्री हमेशा अक्रूवल बेसिस पे आप करेंगे, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। फिर जब कभी ये पे होगा तो उस वक्त एंट्री हो जाएगी पेएबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो इमीडिएटली जैसे ही आप एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं ईयर एंड पे, उसी दिन ये पे ना होने की वजह से पहले आप अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर जब पे होगा तो पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए जरा इसकी एंट्री भी लिख लें। हमेशा ये एंट्री अक्रूवल बेसिस पे आपके जहन में रहनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। जी क्या एंट्री बोली जी फाइनली मैंने? करंट एक्सपेंस डेबिट। अब जो टैक्स एक्सपेंस उसमें बेटा बाकी भी टैक्स होते हैं, डेफर टैक्स वगैरह, तो इसलिए इसको जरा स्पेसिफाई करना है। इस वक्त मैंने सिर्फ करंट टैक्स की बात की है। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट बाय इस केस में 144,000 एंड करंट टैक्स पेएबल। क्योंकि टैक्स की और भी टाइप्स हैं जो मैं ऊपर लिख रहा था, तो इसलिए जरा स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इस वक्त हम टैक्स एक्सपेंस में से करंट टैक्स की बहस कर रहे हैं जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे होता है। तो बाकी क्या होते हैं वो भी क्योंकि चीज़ें आनी है, इसलिए जरा स्पेसिफाई कर लें। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट फिलहाल करंट टैक्स। सर मौका तो दें सर, कमाल हो गया सर, चांस तो दें, आखिरी सामने अभी। जी एंट्री में कोई मसला सर? अब जरा करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट जो हो रहा है ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आया जरा। जब बेटा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा तो इसके बाद फिर एक हेडिंग आती है टैक्स, और जरा जो आपने अपने पेज के स्टार्ट पे लिखा, जरा ऊपर जाए सबसे ऊपर। टैक्स के फिर 3 कंपोनेंट्स हैं, नाम बोले जरा प्लीज। करंट टैक्स भी है, डेफर्ड टैक्स भी है और प्रायर ईयर भी हो सकता है। उसमें से फिलहाल हमने सिर्फ कौन सा कैलकुलेट किया? तो टैक्स एक मेन हेडिंग आ जाएगी, और इस हेडिंग में पहला कौन सा टैक्स आ गया? करंट टैक्स। और वो कितना हमने कैलकुलेट कर लिया? 144। ये एक्सपेंस डेबिट है, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में से एक ब्रैकेट लगा दी। तो एक्सपेंस डेबिट होके टैक्स के इस नोट में एज एन एक्सपेंस आ जाएगा। और जो हमने करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट किया है, जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड, करंट टैक्स पेएबल जो इसका सेकंड इफेक्ट है, ये कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां जाएगा? लाइबिलिटीज में कौन सी में जाएगा? करंट में नॉर्मली जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर सितंबर दिसंबर तक इसने पे हो जाना होता है। तो जो डेबिट किया है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा टैक्स के नोट में, और जो क्रेडिट इफेक्ट है ये करंट लाइबिलिटीज में अपीयर हो जाएगा। अब आप लिख लें, इसके साथ भी लिख लें। और अगर वो बना रहे थे आप, बनाया था वो मैंने जो फॉर्मेट सा बनाया था, तो अगर वहाँ मौका मिल जाए, अगर नहीं भी है वहाँ, तो सिंपली इस तरह लिख लें कि ये जो 144 डेबिट है इसने टैक्स नोट ऑफ टैक्स, मेरे ख्याल बना लें, अगर नहीं बनाया तो ये नोट ऑफ टैक्स लिखने भी रहें। 144 को जरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रेजेंट करके देखना, लिखना। अगर वो फॉर्मेट पहले नहीं भी बनाया था, ये करनी जरा बना लें, कहीं इस वक्त बना लें। डेबिट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा, और जो सेकंड इफेक्ट है क्रेडिट लाइबिलिटी वाला, वो करंट लाइबिलिटी में इसलिए क्योंकि ये टैक्स जो है मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो जाना है। वो लाइबिलिटीज़ जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे होती हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और जब पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद पे होने होते हैं उसे फिर नॉन करंट लाइबिलिटी बोला जाता है।
जी कंप्लीट कर लिया तो बता दीजिए। जी ऑल स्टूडेंट्स प्लीज, एनी कंफ्यूजन? लिख लिया सर? एनी कंफ्यूजन? एक नज़र रिवाइज कर लें जो चीज़ें लिखी हैं सारी। जी क्या होता है जी करंट टैक्स? करंट टैक्स, करंट टैक्स, करंट टैक्स, वो टैक्स जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे कैलकुलेट होता है। टैक्सेबल प्रॉफिट किसे कहते हैं? जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे कैलकुलेट हुआ हो। अकाउंटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सोच के बताएं, ढूंढ के बताएं, जो भी लिखा है वो भी देखना, देख लीजिएगा। हमारी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कौन सा प्रॉफिट होता है? देख लें, देख लें, देख लें। हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमेशा कौन सा प्रॉफिट होता है? टैक्सेबल प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट होता है? वर्किंग्स में। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि करंट टैक्स कैलकुलेट हो जाए। ठीक है प्लीज। और फिर उस करंट टैक्स की बेस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डबल एंट्री करते हैं। हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी टैक्सेबल प्रॉफिट आता है। देखें, देखें, देखें। हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में टैक्सेबल प्रॉफिट आता है? हरगिज नहीं आता। टैक्सेबल प्रॉफिट सिर्फ वर्किंग्स में आएगा और उसकी बेस पे करंट टैक्स फिर कैलकुलेट होकर डबल एंट्री बनेगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है प्लीज। चलिए, आपको जो नोट्स दिए थे वो जरा सामने रखें। उसमें जो सेकंड पेज था, फर्स्ट पेज पे तो जो लिखा हुआ था वो मैंने आपके साथ वैसे ही लिख के आपको बता दिया। सेकंड पेज पे एक टेबल बना हुआ है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, साथ दीजिएगा जरा। ये बेटा जो इस वक्त पेज है, इसके पेज के ऊपर हेडिंग है, पहले पढ़ना। ये हम समरी ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स ट्रीटमेंट्स ऑफ हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जहाँ जहाँ कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ हैं, उसकी एक समरी सी आपके सामने आ रही है। ये डेफिनेटली कम्प्रीहेंसिवली 100% कम्प्रीहेंसिव तो इस पेज को नहीं कहा जा सकता। बहुत सी चीज़ें शायद ऐसा ऐसा और भी आगे हमारे सामने आएंगी, लेकिन इनिशियली जो चंद एक सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, उन सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को आपके सामने इस पेज पे समराइज़ किया हुआ है। ये मेरी को बात समझ आ रही है? मसलन ज़रा हेडिंग्स देखें। पहले तो एक सीरियल नंबर है लेफ्ट साइड पे, नीचे जो टेबल कैसे बना हुआ है। उसके बाद फिर कुछ पर्टिकुलर्स में नीचे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की बहस हुई हुई है। उसके बाद सेकंड लास्ट कॉलम में हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट क्या है इस पर्टिकुलर आइटम का। और उसके बाद फिर ये देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो आए, हो सकता है कहीं कुछ सिमिलरिटीज़ भी हों और डिससिमिलरिटीज़ भी हों। इनमें से बहुत कुछ आपके जहन में इंशाल्लाह सही रिफ्रेश होना चाहिए, आइडिया होगा आपको। आ जाए ज़रा नंबर 1 से शुरू करें। पेन ज़रा हाथ में रख लें। कुछ चीज़ें अगर आप हाईलाइट टिक लगाना चाहें ज़रूर लिखें। कुछ वर्किंग्स भी शायद करनी पड़ेंगी, वो भी करते हैं। जी IS2 इन्वेंट्रीज मेरी तरफ देख के बताएं। इन्वेंट्रीज का काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? इन्वेंट्रीज और मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। कॉस्ट निकालने के लिए FIFO भी है और वेटेड एवरेज मेथड भी यूज़ हो जाता है। आखिरी कॉलम में जाएं ज़रा। टैक्स ट्रीटमेंट भी सेम ही है। अच्छा, अब अगर तो टैक्स ट्रीटमेंट जहन में आ जाए कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में था और आपके जहन में कुछ और आ रहा है और यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, वो तो डेफिनेटली डिस्कस हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं जहन में आ रहा तो फिर ये सही ही लिखा होगा टैक्स ट्रीटमेंट। तो किसी के अगर जहन में आ रहा है,
इन्वेंट्रीज का वहाँ भी कोई रूल है वैसे, फ्लोर ऑफ कॉस्ट NRV? नहीं है तो छोड़ें, मेरी फिर मान लीजिएगा। क्या ये सिमिलर है या डिफरेंट है? अगर सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है किसी जगह, सिमिलर अकाउंटिंग एंड टैक्स ट्रीटमेंट है, तो क्या फिर हमें कोई अपनी करंट टैक्स की वर्किंग में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? कब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? जब डिफरेंसेस हैं। ये मेन सबसे अहम वर्ड जो भी आपने बोला ना, यही पूरे स्टैंडर्ड में रहना है। डिफरेंस है, किस में और किस में डिफरेंस है? अगर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफरेंस है, तभी अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा, और अदरवाइज कोई मसला नहीं बनना चाहिए। तो इन्वेंट्रीज की हद तक शायद हमें कोई एडजस्टमेंट करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जी पॉइंट नंबर 2, आइए 16 से पहले आइए 16 दोनों इकट्ठे लिखें, पहले आइए 16। टेंजेबल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसके बिल्कुल सामने जरा पढ़ते रहे आगे। आइए 16 ध्यान में लाएं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे होंगे, कॉस्ट मॉडल भी, रिवैल्यूएशन मॉडल भी, विच एवर इज द केस। लेकिन इधर आखिरी कॉलम में जाए, टैक्स डेप्रिसिएशन में फिर समटाइम नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ साथ इनिशियल डेप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो जब हम अकाउंटिंग वाली कैलकुलेट करेंगे वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कहलाएगी, और जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होती है तो वो टैक्स डेप्रिसिएशन है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हम ऐड कर रहे होंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर रहे होंगे। IAS 38 का भी वर्ड सुना है सर? कौन सा स्टैंडर्ड है ये? हम जो अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन टैक्स अमोर्टाइजेशन के भी रूल डिफरेंट हैं। हमारी अमोर्टाइजेशन डेफिनेटली डिफरेंट मेथड से हो सकती है, और कुछ कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ जहाँ हम अकाउंटेंट्स अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं भी करते IAS 38 में। मसलन अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है, तो हम वहाँ अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं कर रहे होते, लेकिन टैक्स वाले इवन देन मेरा ख्याल है कोई 25 साल 15 साल सॉरी हो गया है, तो 15 साल की बेस पे चार्ज कर देते हैं। इट मीन्स हमारी अमोर्टाइजेशन नहीं, मतलब वो मैंने पुरानी बात की है तो नौजवानों ने बता दिया, ज़रा चेंज आ गया हुआ है। इट मीन्स हमारी अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन और टैक्स अमोर्टाइजेशन भी डिफरेंट हो सकती है। तो वंस अगेन हम कौन सी अमोर्टाइजेशन ऐड करके कौन सी लेस कर रहे होंगे? अकाउंटिंग ऐड करके टैक्स लेस कर रहे होंगे। ठीक है प्लीज, आप ये कम से कम नहीं कह सकते कि आपने IAS 38 नहीं पढ़ा हुआ। पढ़ा भी हुआ था और दोबारा आगे भी आ गया है। वही स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा हुआ था एक दफ़ा दोबारा फिर आ गया है, तो सही पढ़ा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आ गया, कोई मसला नहीं। जी सर, पॉइंट नंबर 3, चलो आगे। क्या कर क्या रहे हैं इस वक्त इस पेज पे, को पता चला अभी तक? हम डिफरेंट आइटम्स का अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट देख के जरा कुछ जहन बनाने की कोशिश करने लगे कि कुछ सिमिलरिटीज या डिससिमिलरिटीज अगर हैं तो उनका हमारे करंट टैक्स पे क्या इम्पैक्ट बनेगा। आ जाए आपकी वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। वन ऑफ द फेवरेट, डेफिनेटली और भी बहुत सी फेवरेट्स हैं। ये कभी डिस्पोजल वर्ड सुना है आपने से? जरा अकाउंटिंग के कॉलम में सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम का एज पर IFRS अकाउंटिंग में गेन या लॉस अगर कैलकुलेट करना है आपने, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स मींस कैश, और उस कैश को आप कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट, फिलहाल WDV कह लेते हैं, बाकी बात मैं और खोलता हूं अभी। अगर सेल प्रोसीड ज्यादा होंगी कैरिंग अमाउंट से तो गेन होगा, और अगर सेल प्रोसीड्स कम होंगी तो लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। अकाउंटिंग में अगर वर्किंग कर रहे हैं तो हम इसे अकाउंटिंग गेन कहेंगे या अकाउंटिंग लॉस कहेंगे, ऐसे ही है सर। अब आ जाए थर्ड कॉलम में, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने गेन या लॉस कैलकुलेट करना है तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन सर देख के सर, सेल प्रोसीड्स एंड टैक्स बेस, एक वर्ड आ गया है, तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में कोई डिफरेंस है? रजिस्टर खोलना जरा। सेल प्रोसीड्स किसे कहते हैं? बेटा प्लीज इस टेंशन में ना जाया करें, मेरी FA1 तो पहले पास हो गई थी, कोई टेंशन नहीं, IAS 38 भूल जाए, इंशाल्लाह जब आएगा वक्त तो आ जाएगा। मैंने भी इतनी की बात की जितनी बस आपको फिलहाल जरूरत थी, कोई टेंशन नहीं, दोबारा फिर आएगा तो पढ़ना ही पढ़ना है। आपके रिस्पॉन्सेज से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि IAS 38 क्या होता है, तो आप टेंशन फ्री रहें। लेकिन जितनी की ज़रूरत थी बस मैंने उतनी बात की है, ये मैं अज्यूम कर ही नहीं सकता कि आपने ज़िंदगी में पहले कुछ पढ़ा हुआ है। आप टेंशन फ्री रहें ज़रा, इस वक्त जो पढ़ रहे हैं बस वो पढ़ें।
आप तो वैसे ही पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई पुरानी चीज़ आपके सामने दोबारा भी आ जाए तो आप बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करके उसे रिवाइज करना चाहेंगे यार। जी रजिस्टर प्लीज, हेडिंग लिखना है डिस्पोजल ऑफ एसेट, तो टेंशन ना लें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। डिस्पोजल ऑफ एसेट, ईपीएस पढ़ा हुआ आपने? हम बेटा IS 12 पढ़ते हैं प्लीज यार, वो धाका ना। IS 12 पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? तो ये पढ़ते हैं यार, पता नहीं ईपीएस भी यार कैसी बातें करेंगे, पता नहीं क्या वर्ड है। ये हेडिंग लिख के 1 मिनट रुक जाए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मेरी तरह बात सुन लेना, ये डेफिनेटली आपने नोट करना। देखिए बेटा, अगर अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिस्पोजल हो जाए तो अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? हम सेल प्रोसीड्स ढूंढते हैं। सेल प्रोसीड्स, लेट्स अज्यूम 1 लाख, सेल प्रोसीड्स का मतलब जो कैश आया उसको कंपेयर करते हैं। WDV की जगह अच्छा वर्ड कर लेते हैं जरा, डेफिनेट WDV भी कहते हैं, बुक वैल्यू भी बोलते हैं, नेट बुक वैल्यू भी है, कैरिंग अमाउंट होपफुली जहन में होगा। ये कैलकुलेट कैसे होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त मैं बिल्कुल आज बेसिक्स की डिस्कशन कर रहा हूँ, ठहर जाए, पेशेंस दिखाएं, आपके लिए लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं, पहले बात समझ लें। लेकिन अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए डेप्थ में जाके बस जहन में लाके बस वापस आ जाए, इंपेयरमेंट हो सकती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी हो सकती है। फिर मैंने शायद कॉस्ट मॉडल की बात कर दी है, रिवैल्यूएशन मॉडल हो सकता है, रिवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, तो गेम ऑन हो सकती है। तो मेक द थिंग जरा सिंपल, मैंने अकाउंटिंग वर्ड इसलिए लिखा है ताकि जरा मैं टैक्स से डिस्टिंग्विश कर सकूं। क्या हमने कॉस्ट में से वो डेप्रिसिएशन माइनस की होगी जो एज पर IAS 16 है, ताकि हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लें? अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो लेट्स अज्यूम ये फिगर आई, बनी हमारी 80,000। जस्ट अ सेकेंड, 20,000 का नाम बताएं। कैरिंग अमाउंट नहीं, वो मैंने 80 अज्यूम कर लिया, मैं 80 सपोज कैरिंग अमाउंट है, डेफिनेटली कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड मैंने कर लिया, 1 लाख में से मैंने डिफरेंस लिया, 20,000 क्या गेन है लॉस है? क्योंकि ये वर्किंग करते हुए हमने अकाउंटिंग को जहन में रखा है, इसलिए अकाउंटिंग गेन। क्या अकाउंटिंग में हमेशा गेन ही आता है? लॉस भी हो सकता है, कैरिंग अमाउंट कम थी इसलिए गेन है। जी 1 सेकेंड, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप गेन लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप सेल प्रोसीड्स लिखेंगे, जो नॉर्मली वही होती हैं जो अकाउंटिंग में होती हैं। इसमें भी डिफरेंस हो सकता है कहीं कहीं कहीं, लेकिन वो एक्सेप्शन है जब कोई व्हीकल वगैरह हो और अप टू द सम एक्सटेंड वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। मैं इस वक्त नॉर्मल बहस कर रहा हूँ। नॉर्मली हमारी जो सेल प्रोसीड्स हैं टैक्स वाले भी उसे ही कंसिडर करते हैं आम हालात में, जब एक्सेप्शन आएंगे तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन टैक्स पॉइंट भी से अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो फिर आप कैरिंग अमाउंट लेस नहीं कर रहे होंगे, फिर आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आपने लेस करना तो है, टैक्स में कॉस्ट मॉडल ही होता है, सही कह रहा हूं? लेकिन कॉस्ट में से कौन सी डेप्रिसिएशन माइनस हो रही होगी? एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन। तो अगर आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं तो ये भी WDV है, लेकिन ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से WDV है। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो WDV होती है उसे फिर टैक्स बेस बोला जाता है। क्या कैरिंग अमाउंट WDV है? सर अकाउंटिंग WDV is called as carrying amount and tax WDV is called as tax base। तो मैं अगर कभी आपसे टैक्स बेस कहूं तो सिंपली मैं क्या कहना चाह रहा हूं? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से WDV, कैरिंग अमाउंट कहूं तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से WDV। क्या इनमें डिफरेंस होगा? बाकी डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सी रीजन हो सकती हैं। सिंपल सी फिलहाल रीजन क्या होगी? हमने कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हुए अकाउंटिंग की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस हो रही होगी। तो क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन में डिफरेंस होगा
इसलिए फिर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में भी डिफरेंस आ सकता है। लेट्स अज्यूम ये 75,000 है टैक्स बेस, तो टैक्स बेस डिफरेंट होने की वजह से 25,000 जो उस तरफ कैलकुलेट हो रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज टैक्स गेन। टैक्स गेन कह रहे हैं, टैक्सेबल गेन कह रहे हैं। कुछ मेरी बात समझ आ गई है? मैं कभी टैक्स बेस वर्ड यूज करूं तो फिलहाल आपके जहन में क्या आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डब्ल्यूडीवी की बात करूं, टैक्स बेस। और अगर मैं कैरिंग अमाउंट की बात करूं तो अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी की बात करूं। यहां तक जरा नोट करना। वो पेज हो गया टॉपिक, उधर अप्रॉक्सीमेटली जरा स्टूडेंट्स जो थे उसको जहन में रख के जरा करवाइएगा, या फिर उस जब वो आ जाएंगे तो उस वक्त काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि शायद थोड़ी देर बाद जरूरत पड़े, फिर ये ना बाद में ख़त्म हो जाए। ये अगर नोट हो गया तो बताइए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिख लिया? बेटा प्लीज़ फहद, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा यार, किन चक्करों में पड़ गए हैं। सर हमने ऑटम 25 में FA1 किया था यार, को खुदा के लिए यार भूल जाए इंटेंजिबल, प्लीज़ इंटेंजिबल भूल जाए यार, प्लीज़ प्लीज़ इंटेंजिबल। अल्लाह मालिक है, इस वक्त जो बात हो रही है उस पर फोकस करें। जी लिख लिया सबने? जी चलें, जी जो मैंने फिगर्स आपके सामने लिखी इसकी बेस पे ज़रा मुझे एक करंट टैक्स की वर्किंग करवाएं। करवाएं का मतलब करवाएं, कहाँ से शुरू होती है वर्किंग? अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके प्लीज। सपोज ये 4 लाख कैलकुलेट हुआ है, ये मैं फिगर अज्यूम कर रहा हूं। आपने जो फिगर्स लिखी हैं इन्हीं को मैंने यूज करना है। क्या इस 4 लाख की कैलकुलेशन में ये 20,000 का गेन कहीं अदर इनकम में ऑलरेडी आ गया होगा? लेकिन टैक्स वालों ने उस गेन पे टैक्स नहीं लेना, उन्होंने किस पे टैक्स लेना है? 25,000 टैक्स गेन पे। तो क्या मुझे कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? अब मेरे सामने एक भाई ने 5,000 की बात की है, यकीनन 5,000 डिफरेंस है, एडजस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन ये प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ज़रा ज़्यादा सोचना पड़ना है। और अगर ठीक हो जाए तो मुझे वाकई कोई इतराज़ नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको रिवर्स कर दें और जो टैक्स ट्रीटमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट कर दें। तो हमारे प्रॉफिट में 20,000 आ रहा होगा और आना चाहिए 25,000 टैक्स प्रॉफिट्स में। तो क्या ये 20,000 हमारे प्रॉफिट्स में पहले ऐड है? क्या ये 20,000 हमारे प्रॉफिट्स को पहले बढ़ा चुका है? तो फिर लेस, और यार ऐड होता है।
और यार अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड हो रही थी, कमाल हो गया यार, ये कोई रट्टा नहीं है, कोई इस तरह की टेंशन नहीं। अगर एक फिगर पहले लेस है और उसे कैंसिल करना है तो ऐड करके कैंसिल करेंगे, और अगर एक फिगर पहले ऐड है और उसे कैंसिल करना है तो लेस करके कैंसिल करेंगे। तो अकाउंटिंग गेन का क्या करूं, क्यों लेस करूं यार, ये तो गेन है। तो यार पहले ऐड हुआ तो हमारा क्या इशू है इसके साथ, इशू है, इस वक्त इशू है, टैक्स वाले इस गेन को नहीं मान रहे, तो हमारा इस गेन की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है, तो हम इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इस गेन को फाइनल बोले 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 प्लीज लेस कर देंगे, और इसकी जगह टैक्स गेन को ऐड करके अपना टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। लिखने से 1 मिनट पहले मेरी यहां तक की कंक्लूजन सुनना है। अगर हम कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं और फिगर पहले लेस थी तो ऐड करके कैंसिल करेंगे, और वाइस वर्सा बोले जरा, अगर फिगर के पहले ऐड हुई थी प्रॉफिट में तो उसे लेस करके कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, प्लीज लिखें और कंप्लीट करें। जी बड़ा आपको प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके समझ आ गया। जी सर ये फिगर आ जाएगी 4,05,000। जी टैक्सेबल प्रॉफिट फिर जब आ जाता है तो फाइनली फिर आप क्या करते हैं, फिर रेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स अज्यूम रेट है 30%, तो 4,05,000 मल्टीप्लाई 30% तो कीजिएगा, 1,00,000 1 to 1,500। व्हाट इज दिस 1 to 1,500? हाँ जी, टैक्सेबल प्रॉफिट से रेट लग के जो टैक्स आता है इट इज कॉल्ड एज करंट टैक्स। तो इग्नोरिंग एनी अदर एडजस्टमेंट इफ एनी, हमारी इन फिगर्स की बेस पे फिर 1,21,500 का करंट टैक्स बनता है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ करंट टैक्स? प्लीज सर, प्लीज सर, सर प्लीज, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। जी एनी कंफ्यूजन? अच्छा मैंने अब इस वक्त जो आपके सामने सिनेरियो क्रिएट किया है इसमें डेफिनेटली मैंने अकाउंटिंग में भी गेन रखा है और टैक्स में भी गेन ही रखा है। क्या ये लॉसेस भी हो सकते हैं? जुबानी थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। चलें, अगर अकाउंटिंग में भी लॉस हो टैक्स में भी सपोज लॉस ही हो तो क्या करेंगे? अकाउंटिंग लॉस एडबैक हो जाएगा, टैक्स लॉस लेस हो जाएगा। कर लेंगे हिम्मत सर, प्लीज सर। अगर सपोज अकाउंटिंग में गेन है और टैक्स में लॉस है, जरा सोच लें। अकाउंटिंग में गेन है, टैक्स में लॉस है, अकाउंटिंग का गेन कैंसिल करने के लिए लेस कर देंगे और टैक्स का वैसे ही लॉस है जिसने लेस होना है। इट मींस लॉजिकली इंशाल्लाह सोच लेंगे और एड लेस हो सकता है। एनी कंफ्यूजन है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी फिलहाल ठीक है, रजिस्टर आपने बंद कर दिया फिलहाल। देन सर इस तरह करें, सबसे पहले ये जो मैंने एक दो वर्ड्स लिखे ना, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, इन्हीं को जरा मैं फर्दर जरा फाइनलाइज कर दूं। दो डेफिनेशन जरा कहीं लिख लें, पहले जरा सुन लें समझ लें फिर लिख लीजिएगा। ये बेहतर ये रहेगा कि उसी पेज के नीचे लिखें जिस पेज पे टेबल बना हुआ, लेकिन अभी जल्दी ना करें, नीचे जगह है। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं, पहले जरा सुन लें जरा। कैरिंग अमाउंट असल में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की उन अमाउंट्स को कहते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी अपीयर होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा जहन में लाएं, कहां से स्टार्ट होती है? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वगैरह 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 वगैरह। हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे बनती है। हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे बनती है। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयर होते हैं, उन एसेट्स और लायबिलिटीज के सामने जो अमाउंट्स लिखी होती हैं वो सारी अमाउंट्स कैरिंग अमाउंट कहलाती हैं। इन अदर वर्ड्स
कैरिंग अमाउंट का वर्ड सिर्फ WDV के लिए नहीं है। क्या कैरिंग अमाउंट का वर्ड WDV के लिए नहीं है? क्या WDV को कैरिंग अमाउंट कहते हैं? क्यों कहते हैं ये मुझसे सुनो। WDV को कैरिंग अमाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले एसेट्स हैं वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में WDV पे आ रहे होते हैं। क्या कॉस्ट पे आते हैं? WDV पे आते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग वाली WDV कैरिंग अमाउंट क्यों कहलाती है? क्योंकि कैरिंग अमाउंट हर उस अमाउंट को कहते हैं जो अमाउंट किसी एसेट या लाइबिलिटी के सामने लिखी हो। इन अदर वर्ड्स कैरिंग अमाउंट का वर्ड सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की WDV के लिए नहीं है, तमाम एसेट्स और इवन तमाम लाइबिलिटीज जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होती हैं उनके सामने जो फिगर्स आ रही होती हैं उनको कैरिंग अमाउंट बोला जाता है। अब आप काइंडली जरा एक दफ़ा जरा मुझे बता देंगे कि हम IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की WDV को कैरिंग अमाउंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती है। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं सर? किन वैल्यूज पे आते हैं? WDVs पे आते हैं। WDVs पे आते हैं क्योंकि वो WDV स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखी होती हैं, इसलिए वो कैरिंग अमाउंट है। लेकिन क्या मेरा जो सेंटेंस मैंने बोला है उस सेंटेंस के मुताबिक डेटर्स की कैरिंग अमाउंट होती है? सर 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 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कैरिंग अमाउंट होती है? वो क्या होता है? वही यार, वही सुना हुआ है। कैश इन हैंड की कैरिंग अमाउंट होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस की, लॉन्ग टर्म लोन की, लीज लायबिलिटी की, सेल की, नो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब मैं डेफिनेशन लिखें, सेल नहीं यार, खुदा के अमाउंट्स कैरिंग अमाउंट मींस carrying amount means amount at which asset or liability amount at which asset or liability is presented in statement of financial position according to accounting standards। अगर एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाए और स्टैंडर्ड जहन में हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जहन में रख के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह 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 लीज लायबिलिटी सारी फिगर्स कैलकुलेट की जाए स्टैंडर्ड्स को जहन में रख के, तो हर एसेट हर लायबिलिटी के सामने जो फिगर्स हैं उन फिगर्स को कैरिंग अमाउंट बोला जाता है। क्या WDV अकाउंटिंग वाली WDV कैरिंग अमाउंट है, लेकिन सिर्फ वही WDV कैरिंग अमाउंट नहीं है। नहीं समझ आया? दूसरा वर्ड लिखा हमने टैक्स बेस, एक ऊपर लिखा था ये। अब टैक्स बेस का वर्ड भी सिर्फ WDV के लिए नहीं, सिर्फ टैक्स WDV के लिए वर्ड टैक्स बेस नहीं है। अपने जहन में दोबारा एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया जरा, एसेट्स लायबिलिटीज। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बजाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जहन में रख लिया जाए, सर क्या बनाते हुए किसकी बजाय क्या रख लिया जाए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जहन से निकाल के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जहन में रख के वर्किंग कर ली जाए, तो अब जो एसेट्स और लायबिलिटीज के सामने फिगर आएगी वो फिर कैरिंग अमाउंट नहीं टैक्स बेस कहलाएगी। क्या हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है? हरगिज नहीं। हमेशा किस बेस पे बनानी है? लेकिन जस्ट टैक्स बेस को समझने के लिए अगर कभी टैक्स बेस कैलकुलेट करनी पड़ गई तो कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विजुअलाइज कर रहे हैं जिसमें किसकी बजाय कौन सा ट्रीटमेंट हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बजाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाला अगर ट्रीटमेंट हो के एसेट्स लायबिलिटीज की फिगर सामने आ रही हैं
तो वो फिर कैरिंग अमाउंट्स नहीं, वो फिर टैक्स बेसिस कहलाती हैं। तो आए एक सेंटेंस लिख लेते हैं, अमाउंट्स अमाउंट एलोकेट, नहीं मैं वर्ड जरा आसान को रखना चाह रहा हूँ जो जहन में मेरे आ रहा है। अमाउंट एट विच, ऊपर वाला सेंटेंस लिखें जिसमें लिखा हुआ एट विच एसेट और लायबिलिटी इज प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन कौन से वाली? अकॉर्डिंग टू प्लीज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्या हम दो तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया करेंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमेशा कैसे बनाएंगे? लेकिन अगर कभी कोई टैक्स बेसिस कैलकुलेट करनी पड़ गई तो जहन में क्या रख लेंगे कि हम एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सोच रहे हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे बन रही है। इन अदर वर्ड्स, छोटा सा एक सेंटेंस पे लिखने उठने से पहले जस्ट मिनट ब्रैकेट में लिखें, अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू एसेट और लायबिलिटी फॉर टैक्स पर्पसेस। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सिंपली उसको एक शॉर्ट वर्ड्स में लिखना, अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू एसेट और लायबिलिटी फॉर टैक्स पर्पसेस। ये किस चीज ही की एक और डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ बता रहा हूँ। वो अमाउंट जो किसी एसेट और लायबिलिटी को एलोकेट की गई है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टैक्स बेस कहलाती है। ठीक है, प्लीज कुछ कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? मैं कभी आपसे कहूँ यार कैरिंग अमाउंट बता दें तो आपके जहन में क्या आएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं एसेट और लायबिलिटी की वो अमाउंट पूछ रहा हूँ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। कभी आपसे कहूँ यार टैक्स बेस प्लीज बता दें, यार प्लीज टैक्स बेस बता दें, तो इसका मतलब एसेट या लायबिलिटी की वो अमाउंट पूछ रहा हूँ जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। उठने से पहले एक आखिरी सेंटेंस में ना सुने, ये सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज की बहस हुई है। क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस होती हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ही कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस होती हैं। क्या ये इनकम्स और एक्सपेंसेस की बहस हुई है? ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात हुई है। तो अगर कौन सी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रखें अकाउंटिंग वाली, तो कैरिंग अमाउंट्स निकल रही होंगी, और अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिया जाए तो टैक्स बेस बन जाएगी। इंशाल्लाह ये डिस्कशन कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज का दिन आप बेस ना करने कीजिएगा, IAS 21 प्लीज रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, प्लीज निकाल लेंगे टाइम, प्लीज जरूर निकालें यार। अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा?